हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ आवर 10 मिनट अ डे सीरीज़। यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जेआईबी एग्जाम के चारों जो इंपॉर्टेंट आपके कंपोनेंट्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। तो इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल है चैप्टर 7 एलपीजी रिफॉर्म्स के ऊपर। एंड विल सी कि प्रीवियसली कोई क्वेश्चन ऐसा आया है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में जिनको सॉल्व करने के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको हेल्प कर रही है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर डिस्कसिंग द टॉपिक इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए हैं वो टू डिफरेंट सेक्टर्स में किए गए हैं, एक तो फाइनेंशियल सेक्टर में एंड दूसरा रियल सेक्टर में। तो यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। फाइनेंशियल सेक्टर इज एवरीथिंग डीलिंग विद द ट्रांजैक्शंस ऑफ द मनी एंड रियल सेक्टर इज वेयर द एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जाते हैं उनका लेन देन किया जाता है। तो मनी तो हमें शायद कई बार दिखता भी नहीं है, ऑनलाइन ट्रांसफर्स हो जाते हैं, बट क्रॉप्स जो ग्रो हो रहे हैं यू कैन सी इट रियली। ठीक है, कॉटन जो है फैब्रिक में कन्वर्ट हो रहा है, कॉटन फैब्रिक आपको दिख रहा है कन्वर्ट होते हुए। फर्नीचर तो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज विच यू कैन प्रोबेबली सी बाय जो नेकेड आई, ये सब रियल सेक्टर में आ जाते हैं ना। फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स मेनली हम डिस्कस करेंगे। दीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। ठीक है, सो सबसे पहला है लिबरलाइजेशन, नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन, थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन मीन्स जो हमारे डिफरेंट लॉज एंड रूल्स थे इंडिया में विथ रिस्पेक्ट टू टेकिंग वेरियस काइंड्स ऑफ परमिशंस फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट फॉर डूइंग वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसको थोड़ा लिबरल बनाना है। यानी कि अगर आपको कोई फैक्ट्री ओपन करनी है देन यू हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इफ यू हैड टू हायर पीपल इन योर फैक्ट्री, टेक परमिशन। इफ यू हैड टू फिक्स पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, टेक परमिशन। कितना आप यहाँ पर रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं उससे रिलेटेड परमिशन, लाइसेंस लो। देन इफ यू वांट टू ले ऑफ पीपल, लोगों को निकालना है जॉब से, तो अगेन यू हैव टू टेक परमिशन। तो एक फैक्ट्री के वर्किंग में ही इतने परमिशंस लेने होंगे, लाइसेंस लेना होगा। तो आप सोच सकते हैं बड़े बड़े इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या हाल होता होगा। तो गवर्नमेंट वाज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। इस चीज़ को थोड़ा लिबरल बनाने की ज़रूरत है। ऑल्सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंपोर्ट ड्यूटीज़ काफ़ी हाई लगते थे। कोई हार्ले डेविडसन बाइक आपको इंपोर्ट करनी हो तो 100 रुपीज़ की है तो 140% तक का आपको जो है टैक्स इस पे लग रहा है। तो ये 240 रुपीज़ में आप बाई कर पा रहे हैं इंडिया में, तो दैट इज़ अ वेरी हाई अमाउंट, इजंट इट। तो लिबरलाइज करने की ज़रूरत है। एंड लिबरलाइज करने के दो एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, गिव्स अ हिंट ऑफ द अदर टू थिंग्स। वन इज प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ करना है इनटू वेरियस फील्ड्स। फॉर एग्जांपल रेलवे जो है पहले प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं था, अभी भी नहीं है, बट थोड़े एक्टिविटीज़ में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की मोनोपोली कम हो रही है। देन जो ग्लोबल यानी कि जो पूरा वर्ल्ड है, फॉरेन सेक्टर को भी आपको अलाउ करना होगा into various activities. Like if a particular country has a very good technology with respect to certain economic activity, तो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में क्या जाता है। ठीक है, तो वी शुड बी ओपन फॉर दैट। तो लिबरलाइजेशन also aims at involving the foreign and private sector in different सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिया। अब ये चीज नेक्स्ट दो चीजें जो एलपीजी का पीजी है उसको जो है डायरेक्ट कर रहा है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन से हम प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मौका देंगे इंडिया में। ग्लोबलाइजेशन से हम ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे एंड ट्रेड करने का काम करेंगे। तो दिस इज़ द एलपीजी रिफॉर्म्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और अब ये एलपीजी रिफॉर्म्स में से जो फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स है उनको हम डीपली डिस्कस कर लेते हैं। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर काइंड्स। वन इज बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड, देन फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड रिफॉर्म्स, इंश्योरेंस सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो ये डिफरेंट सेक्टर्स है हमारे इंडियन इकोनॉमी में। पहले बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट कमिटीज के रिकमेंडेशंस थे एंड रिफॉर्म्स लाए गए हैं उनके बेसिस पर वो देख लेते हैं। तो वन इंपॉर्टेंट कमिटी दैट कम्स टू आवर माइंड एंड सबसे पहले जो है इसी कमिटी को बिठाया गया था आफ्टर हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने लाया क्यों, व्हाट वाज द रीजन। 1991-92 के टाइम पे इंडिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, इसके बारे में पिछले सेशंस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस में आर बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि हमारे पास जो डॉलर्स की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो गई थी। वाई, व्हाट आर द रीजंस, ये सब हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, जगदीश भगवती जी ने भी रीजंस बताए हैं, तो वो भी हम देख चुके हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया वो भी देखें। तो देर इज अ ड्रॉप इन द देर वॉज अ ड्रॉप इन द डॉलर काउंट। तो हम गए थे आईएमएफ के पास एंड वी ब्रॉट डॉलर्स, बट आईएमएफ ने कहा कुछ रिफॉर्म्स लेकर आओ भाई, एंड दोज रिफॉर्म्स आर द एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड इंटरनल इन रिफॉर्म्स को हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसका हमने जो है
पूछा नरसिम्हन जी से और उन्होंने कमेटी बनाई एंड उस कमेटी का नाम नरसिम्हन कमेटी था। तो 2 बार ये कमेटी को पूछा गया रिकमेंडेशंस देने के लिए। उनको जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए। तो 1991-2 के टाइम पे इन्होंने एक रिपोर्ट दी, 98 के टाइम पे दूसरी। तो देयर आर 2 नरसिम्हन कमिटीज, नरसिम्हन कमेटी 1 एंड 2। ठीक है, 1 के रिकमेंडेशंस क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैंकिंग रिलेटेड काफ़ी जो है डीप इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं, तो उनको देख लेते हैं कि बैंक्स को डिपॉजिट्स का जो अमाउंट है एंड नंबर ऑफ डिपॉजिट जो वो लेकर आ रहा है उसको बढ़ाना है कैसे भी करके, एंड एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि डिपॉजिट लेकर आ रहे हैं एंड सारा 100 रुपीज़ आ रहा है तो सारा 100 रुपीज़ जो है लोन में दे दिया। नो, यू हैव टू मेंटेन सम एडिक्वेट कैपिटल। ऐसा नहीं, एडिक्वेट का मतलब क्या है? ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, तो पहले बहुत ज़्यादा कैपिटल मेंटेनेंस रिलेटेड नॉर्म्स थे, तो उसे धीरे धीरे कम किया गया। रिजर्व को जो है द सेम थिंग, एडिक्वेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिजर्व सब मेंटेन करें। लाइक CRR SLR शुड बी एट अ प्रॉपर लिमिट। ठीक है, तो देयर वाज अ लोअर लिमिट फॉर CRR SLR, तो लोअर लिमिट हटा दिया गया एंड उस को जो है कम करने का पूरा प्रयास किया गया एंड आज के डेट में कम है। डीरेगुलेट करना है लेंडिंग रेट्स को, साथ के साथ क्रेडिट डिलीवरी रिलेटेड सपोर्ट, यानी कि आप जो लेंडिंग रेट्स यानी कि इंटरेस्ट रेट्स जो डिफरेंट होम लोन वगैरह के लिए सेट कर रहे हैं बैंक्स, वो RBI ना डिक्टेट करे। दे शुड बी फ्री टू सेट देयर ओन रेट्स एंड क्रेडिट डिलीवरी, यानी कि लोन देने से रिलेटेड जो उनके मैकेनिज्म्स है उसके लिए सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी प्रोवाइड किया जाए। इसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, यानी कि सुपरविजन अगर आप कर रहे हैं तो दैट हैज़ टू बी रियली स्ट्रॉन्ग, जो कि आरबीआई एंड आरबीआई के डिफरेंट बोर्ड है, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, उसके द्वारा किया जाता है। सुपरवाइजन सुपरविजन का मतलब क्या है? टू सी कि बैंक्स जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो सही डायरेक्शन में है या नहीं, एंड इफ दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एटलीस्ट टेल देम कि यू कैन करेक्ट इट। न्यू प्राइवेट बैंक्स के एंट्री से रिलेटेड रिकमेंडेशन दिया गया। तो जब ये क्राइसिस आया और इससे पहले भी काफ़ी सारे इश्यूज बैंक्स में आए थे, तो देयर वाज अ टाइम 1969 के टाइम पे काफ़ी सारे प्राइवेट बैंक्स को जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स बना दिया गया एंड 1980 में अगेन ये किया गया। तो ये 2 बार करने के समय 1969 के बाद कोई भी प्राइवेट बैंक को फिर से जो है लाइसेंस नहीं दिया गया था आफ्टर दैट टाइम, एटलीस्ट टिल 25 ईयर्स। ओके, तो इस कमिटी ने रिकमेंड किया कि यार अब प्राइवेट बैंक्स को भी अलाउ करना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि 91 में आई थी तो अराउंड 20 ईयर्स के आसपास हो गया था। तो 1994 में एक प्राइवेट बैंक को फिर अलाउ किया गया, लाइक ICICI जो पहले एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उसे प्राइवेट बैंक में कन्वर्ट किया गया। तो इट वाज गिवन द लाइसेंस, फर्स्ट न्यू प्राइवेट बैंक का लाइसेंस। इससे पहले जो प्राइवेट बैंक्स थे उन्हें तो गवर्नमेंट बना दिया, और जो प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट बैंक नहीं बनाया गया दे वर कॉल्ड द ओल्ड प्राइवेट बैंक। राइट, अब ICICI इज अ न्यू प्राइवेट बैंक, न्यू एरा में जो प्राइवेट बैंक लाया गया, एंड मर्जर एमलगमेशन तो है ही है। एंड इसके बाद चक्रवर्ती कमेटी को मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड बैठाया गया। राइट, अब सेकंड जो ये कमेटी बैठी थी नरसिम्हन जी के नेतृत्व में, उसके द्वारा काफ़ी सारे रिफॉर्म सजेस्ट किए गए कि प्रोडेंशियल यानी कि सभी के लिए अच्छा जो एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ बैंक को करने चाहिए विच आर गुड फॉर द बैंक, द रेगुलेटर RBI, द पीपल, राइट, एवरीवन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्टेप्स लेने, इससे रिलेटेड भी रिकमेंडेशन दिए गए। मार्केट और भी ज़्यादा डेवलप हो, जहाँ पर डिपॉजिट ज़्यादा आ रहे हैं, लोन्स इजीली जा रहे हैं एंड इजीली पेमेंट हो रही है, इसको डेवलप किया जाए। एंड इसके लिए क्या इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना है, लीगली क्या नए लॉज वगैरह लेकर आने, टेक्निकली हमें क्या डेवलपमेंट करने हैं, इसके रिकमेंडेशंस भी दिए गए। ओके, तो सुपरवाइजरी रिफॉर्म से रिलेटेड बैंक फॉर बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन को लाया गया अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें 4 डायरेक्टर्स RBI की तरफ से, RBI के सेंट्रल बोर्ड से हैं। गवर्नर जो है इस बोर्ड को चेयर करते हैं। बोर्ड मीन्स अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, दैट्स ऑल। ये डायरेक्शन देते हैं कैसे रेगुलेट एंड सुपरविजन करना है RBI को, एंड ऑल द बैंक्स को भी बताते हैं कि कैसे कैसे आपको जो है आगे बढ़ना है स्पेसिफिकली। द मेन इश्यू विद रेस्पेक्ट टू बैंक्स राइट नाउ इज टू रिड्यूस द NPS। तो NPS को कैसे रिड्यूस करना है एंड ऑल, इससे रिलेटेड भी हेल्प करते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक्स को जो है एक सॉरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट करने के लिए कैमल्स रेटिंग सिस्टम लाया गया। अभी कैमल्स रेटिंग सिस्टम, कैमल्स का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी, अर्निंग्स, लिक्विडिटी एंड सेंसिटिविटी, ये सारे पैरामीटर्स पे बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेनली किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, इसके बेसिस पर उन्हें रैंक किया जाता है। ठीक है,
तो कैपिटल एडिक्वेसी, एडिक्वेट कैपिटल वो मेंटेन कर रहे हैं यानी एसेट क्वालिटी कैसी है, कहीं एनपीएस ज़्यादा तो नहीं है, मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है, उस पर ही बाकी सारी चीज़ें भी डिपेंड करेंगी, है ना। अर्निंग्स कितने हैं एंड कितना लिक्विड कैश एंड ऑल वो मेंटेन कर पा रहे हैं फॉर अनफोर्सीन सिचुएशन इन द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म, एंड सेंसिटिविटी कैसा है, कस्टमर स्पेसिफिक वो चीज़ें कर पा रहे हैं या नहीं। इन पैरामीटर्स पे जो भी बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे दे हैव हाई रैंकिंग, जो नहीं कर रहे लो रैंकिंग, ठीक है। इस तरीके से कैमल्स रेटिंग सिस्टम, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आए हैं। यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ कैमल्स, कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी, अर्निंग्स, लिक्विडिटी एंड सेंसिटिविटी, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑडिटिंग एंड गवर्नेंस रिलेटेड भी सुपरवाइजरी जो सेटअप है उसमें बताया गया। अब द नेक्स्ट थिंग इज कंपटीशन रिलेटेड रिफॉर्म्स भी बताए गए हैं। फॉर एग्जांपल पहले तो मेनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही थे, कुछ प्राइवेट बैंक, तो जॉइंट वेंचर बैंक्स को भी लाया गया जहां पर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के साथ ये किया जा रहा है। प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स के नंबर को भी इंडिया में बढ़ावा दिया गया सो दैट दे कैन मूव अहेड। एंड मार्केट रिफॉर्म्स क्या क्या लाए गए यहाँ पर, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको पहले ये होता था कि बहुत ज़्यादा फ्री बैंक्स को छोड़ दिया जाता था, बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट्स पे लोगों को लोन दे रहे हैं या तो किसी से बहुत हाई ले रहे हैं, तो ऐसा चलता था। तो आरबीआई स्टार्टेड एडमिनिस्टरिंग कि नहीं, इसको पूरा डीरेगुलेट नहीं कर सकते, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सीआरआर एसएलआर को जो है रिड्यूस करने के काफ़ी स्टेप्स लिए गए, लाइक 2007 से पहले सीआरआर एसएलआर के लिमिट्स थे तो उन्हें हटाकर आरबीआई को फ्री रखा गया कि यू कैन चूज सीआरआर एसएलआर कितना होगा, एंड दैट इज हेल्पफुल। इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट को डेवलप किया गया, एक बैंक दूसरे बैंक से अगर मनी बोरो करना चाहे तो इट कैन डू इट। सीसीआईएल के थ्रू जो ट्रांजैक्शन है उनके सेटलमेंट्स एंड क्लियरेंस से रिलेटेड जो है वर्क किया गया कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो अगर ये क्लियरेंस देगा, सेटलमेंट करेगा, तो फाइनली कोई इश्यूज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल वी गो एंड विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, तो कई बार वो विदड्रॉ नहीं होता, हो जाता है ऐसा, कई बार होता है रिवर्सल हो जाता है, तो ये सारे सेटलमेंट सही से नहीं होने की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं कि सही जो है सेटअप या कंडीशंस नहीं है, तो ये सब चीज़ों को सेटल करना, फाइनली जिसको जो पेमेंट जानी है उन चीज़ों को ट्रांजैक्शन फाइनल स्टेज तक ले जाना, सीसीएल का काम। एलएएफ एंड एमएसएस को लाया गया। एलएएफ इज द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी फॉर ऑल द शेड्यूल्ड बैंक्स, कि वो आरबीआई से पैसे जो है बोरो एंड आरबीआई के पास पैसे रख के इंटरेस्ट कमाना वगैरह कर सके। एमएसएस इज द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जिसके थ्रू आरबीआई डायरेक्टली जो है मार्केट में कूदने का मतलब इट कम्स इनटू द ओपन मार्केट एंड बॉन्ड सेल करने लगता है गवर्नमेंट के, सो दैट गवर्नमेंट के लिए कुछ मनी जो है वो इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दे सके। दैट इज द थिंग। इंस्टीट्यूशनल लीगल रिफॉर्म्स है कि हमें जो एनपीएस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, उनका मनी जो है रिकवर करने की जरूरत है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स को लाया गया, सरफेसी एक्ट को लाया गया, जिसके थ्रू जो रिकवरी है उसको अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो किस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करके बैंक को जो है प्रॉफिट किया जा सकता है। आईबीसी का सेटअप लाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जहाँ पर कोई लोन अगर एनपीए बन जाता है तो उसे किस तरीके से हम उसमें से वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एंड बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के थ्रू कोई डिस्प्यूट्स है तो उन्हें रिजॉल्व करने से रिलेटेड। अब टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, जहाँ पर इन्फिनिट नाम का नेटवर्क जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का कम्युनिकेशन बैकबोन है, आरटीजीएस को लाया गया लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन इजीली करने के लिए। एंड चक्रवर्ती कमेटी के द्वारा बताया गया है एक विजन डॉक्यूमेंट, ठीक है, आरबीआई एंड बैंक्स कैसे आगे फंक्शन करेंगे। जैम ट्रिनिटी लाया गया, जनधन आधार, मोबाइल, ऑनलाइन ई केवाईसी, यूपीआई इनिशिएटिव्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह को भी लाया गया। सॉरी, अब फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड रिफॉर्म्स में, जहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था जो कि काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव एंड ड्रैकोनियन था, बहुत हाई जो है इसमें पेनल्टीज थे, तो इसको चेंज करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है लाया गया। परमिशन दिया गया पार्टिसिपेंट्स को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए। काफ़ी सारे और भी नए लाइक फॉरेन एंड प्राइवेट एंटिटीज़ को अलाउ किया गया इन डिफरेंट फील्ड। फॉर एग्जांपल शॉर्ट पोजीशंस लेना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, या फिर फॉरेन एक्सचेंज को बाय करना डिफरेंट करेंसीज में डिफिकल्ट था पहले, अब उसका अलाउ किया जा रहा है। एंड फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स में इंक्रीज जो है लाया गया, रुपी और डॉलर के फॉरेन करेंसी स्वैप वगैरह को भी बढ़ाया गया। इंश्योरेंस सेक्टर रिलेटेड 99 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटरी बॉडी है, उसको लाया गया। बैंक एश्योरेंस, बैंक्स के थ्रू इंश्योरेंस सेल करना, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को प्रमोट किया गया। सेबी को 1988 में लाया गया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, विच इज द रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट, ठीक है, तो जो शेयर्स बॉन्ड्स का मार्केट है। 92 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इंडिया में और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने का अलाउ जो है कर दिया गया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को लाया गया, एंड
अमेरिकन एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स के थ्रू इंडियन जो शेयर्स वगैरह हैं वो बाकी कंट्रीज में भी, बाकी कंट्रीज के एक्सचेंजेस में भी अवेलेबल हो, ये किया गया। नाउ यू कैन सी दिस क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिफॉर्म्स सजेस्टेड बाय द नरसिम्हन कमेटी। सो प्लीज ट्राई टू आंसर, इनमें से कौन सा सही है, राइट। अक्टूबर का क्वेश्चन है, सो इट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे पीपीटी के पीडीएफ में मिल जाएगा, जो कि आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। And if you are preparing for JIB 2025, I would say if you want to clear it in one attempt, और इसके लिए गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है आपको, तो मास्टर कोर्स हमारा जो है ऑप्ट कर सकते हैं, जहाँ पर IAFS, AFM, PPB, RBWM चारों कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस जिसके थ्रू आप अपने ब्रेक्स एंड जो आपका ट्रैवल टाइम है उसमें इन शॉर्ट वीडियोस को देख के आराम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के थ्रू एग्जाम से पहले रिवाइज कराया जा रहा है, शॉर्ट नोट्स के थ्रू एग्जाम से पहले आप रिविजन कर सकते हैं, एंड चैप्टर वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट के थ्रू अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो JIB 75 इज द कोड दैट यू नीड टू यूज सो एज टू गेट 75% डिस्काउंट ऑन दीज कोर्सेज। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। कोई और आपकी क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद।